नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान युग में। मैं नीतू झा आज आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसंख्या संरचना का चैप्टर लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी क्या है। बच्चों, जनसंख्या का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना जनांकिकी कहलाता है। जनांकिकी और जनसांख्यिकी दोनों का अर्थ एक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके बच्चों। ओके, तो जनसांख्यिकी का अंग्रेजी ब्राइट डेमोग्राफी है, जो कि यूनानी भाषा से लिया गया है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमो का मतलब लोग और ग्राफीन का मतलब वर्णन करना होता है। मतलब कि लोगों का वर्णन करना जनसांख्यिकी है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, लिंग, अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जनसांख्यिकी में किसी भी देश में, राज्य में कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, लिंग अनुपात कितना है, आदि इन सब चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। ओके बच्चों, कन्फर्म पता चल गया आपको कि जनसांख्यिकी क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकिकी कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, जनांकिकी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आकारिक जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। ओके बच्चों, तो जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियां जैसे कि आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीति बनाने व कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो जनसांख्यिकी आंकड़े निकाले जाते हैं, ये जो आंकड़े होते हैं वो सरकार क्यों निकलवाती है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार ये आंकड़े इसलिए निकलवाती है ताकि उन्हें पता चले कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने मृत्यु हो रही है, कितने का प्रवसन हो रहा है, लिंग अनुपात कितना है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, आदि इन बातों के बारे में पता करने के लिए वो आंकड़े निकलवाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके देश की ये कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो नीतियाँ बनाती है, जिससे कि आर्थिक विकास होता है। मतलब कि जैसे सरकार को पता चला कि उनके देश में इतने लोग बेरोजगार हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग नीतियाँ बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, कार्य करती है कि जिससे कि क्या हो कि काम किए जाए, देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो, जिससे कि जो बेरोजगार उन्हें रोजगार मिले। और वो इससे संबंधित क्या करते हैं बच्चों कि वो नीतियाँ बनाती है, जिससे जन कल्याण होता है। और संबंधी नीतियाँ बनाना, कार्यान्वित का मतलब होता है बच्चों कि वो कार्य करती है, इस पे उसको चालू करती है, नीति बनाने में, कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जनसांख्यिकी आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं। माल्थस का जनसांख्यिकी वृद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। बच्चों, माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है। मतलब कि जैसे कि गुणोत्तर, मतलब कि 2, 4, 8 जितना भी नंबर आ रहा है, जितनी भी संख्या आ रही है, उससे डबल हो जाती है। जैसे अगर 2 लोग हैं तो फिर उनसे 4 लोग हो जाएंगे, फिर 4 से 8, तो वो डबल होती जा रही है। और उसके अनुपात में जो खाद्य उत्पादन है, खाद्य उत्पादन जैसे जो कृषि के उत्पाद होते हैं, गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, ये सारी चीजें जो है वो बीज गणितीय रूप में होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 2 का गैप होके इस तरीके से बढ़ रहा है। मतलब कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसके अनुपात में जो खाद्य उत्पादन है, जो खाने पीने की चीजें हैं, उसकी वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस वजह से इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन पैदा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है पर खाना कम है, तो जिसकी वजह से असंतुलन पैदा हो रहा है। और इसमें फोर्थ में माल्थस ने कहा है कि समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जाए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर लेते हैं, जनसंख्या को कम कर लेते हैं, तो हम अपने देश की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो जनसंख्या है और खाद्य उत्पादन के बीच का जो अंतर है वो शून्य के बराबर हो जाए, उनके बीच का अंतर बहुत कम हो जाए। इससे क्या होगा कि ये असंतुलन कम होगा और समृद्धि बढ़ेगी। और इसके लिए माल्थस ने 2 प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण की जा सके। वो है
पहला तरीका है प्राकृतिक निरोधी अवरोध का, जिसमें जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी आदि, जिससे क्या होता है कि लोग मृत्यु के अकाल में चले जाते हैं, मर जाते हैं, और जिससे कि क्या होता है कि पॉपुलेशन, जनसंख्या अपने आप ही कम हो जाती है। और दूसरा तरीका बताया है मॉल्थस ने, कृत्रिम निरोध। कृत्रिम निरोध का मतलब है इंसान जो खुद यूज करता है, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह करना, यौन संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि। इन सब चीजों से वो क्या कर सकता है कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा, जिससे कि ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो मॉल्थस ने जो ये अपना विचार सिद्धांत बताया, उसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई, उसका विरोध भी किया उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं ने। उन्होंने कहा कि मतलब उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का कहना था कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। यहाँ पे जो मॉल्थस ने क्या क्या कहा था कि आर्थिक समृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि से कम होती है, पर यहाँ पे उदारवादी और मार्क्सवादी की विचारधारा थी कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप देशों में हुआ, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, पर उसके साथ से आर्थिक वृद्धि उससे भी ज्यादा हुई। तो वहाँ की कुछ पॉलिसीज इतनी अच्छी थी कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये चीज, इनके बीच का जो गैप था, इनके बीच में असंतुलन नहीं हुआ। उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों ने कहा कि ये जो असंतुलन है जनसंख्या और खाद्य उत्पादन के बीच का जो असंतुलन है, वो आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण की वजह से होती है, ना कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण। वो भी एक रीजन है बहुत हद तक, पर आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण होना भी ये एक अहम कारण है जिसकी वजह से ये असंतुलन पैदा होता है। ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है। बच्चों, जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी है। आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ने से मतलब है बच्चों रोजगार से, जिससे कि जो देश के लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों से है, जिससे कि बोला गया है कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है वो आर्थिक विकास के सभी स्तरों पे प्रभाव डालती है। क्योंकि भारत जैसा देश है, वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से उतने रोजगार के अवसर नहीं है। तो और इस जनसंख्या की ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि रोजगार कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार भी रह जाते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि क्या करती है, आर्थिक विकास के सभी स्तरों पर बहुत हद तक जुड़ी होती है और सब पे अपना प्रभाव डालती है। जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण यहाँ बताए गए हैं। पहला चरण है जिसमें समाज में जनसंख्या वृद्धि कब होती है। समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ ये समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। तकनीकी दृष्टि से पिछड़े होने से मतलब है कि यहाँ का आर्थिक विकास ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अच्छी हेल्थ का जो मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो अच्छी नहीं है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा भी ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या क्या है बच्चों कि उनकी जो वृद्धि है वो बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। दूसरा कारण बताया है जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि। मतलब कि इस अवधि में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। मतलब कि ये एक ऐसी अवस्था होती है बच्चों कि समाज ना तो विकसित में पहुंचा है, ना ही वो पिछड़ा हुआ है, वो क्या है विकासशील में, वो अपना विकास कर रहा है। मतलब वो पुरानी सोच और नई सोच दोनों के बीच में है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, जिसकी वजह से बच्चे भी क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर कम हो रही है उनकी, और जो मरने वाले लोग हैं वो भी उन्हें भी बचा लिया जा रहा है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने की वजह से। तो जो शिशु मृत्यु दर थी उसमें भी कमी आई, जो वैसे भी लोग मर रहे थे, मृत्यु दर थी, जो बड़े लोग थे उनकी, बूढ़े लोगों की मृत्यु होती, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होने की वजह से वो भी बच गए। तो जो बच्चे जन्म ले रहे थे वो तो उनकी संख्या तो बढ़ ही रही थी, मरने वाले लोगों की संख्या भी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से बढ़ गई, क्योंकि यहाँ का आर्थिक विकास हो रहा है, वो उन्नत अवस्था की ओर जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों
कि जनसंख्या विस्फोट कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे जन्म दर जो है वो भी काफी ऊंची है और मृत्यु दर उसके हिसाब से बहुत कम है। ओके बच्चों, मरने वाले लोगों की संख्या कम है और जन्म लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे संक्रमण विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। तीसरे चरण में क्या होता है कि यहाँ समाज विकसित हो गया है। विकसित का मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवा है, सबके पास रोजगार है और सब साक्षर है। इसकी वजह से क्या हो, ऐसे समाज में मृत्यु दर, जन्म दर दोनों ही काफी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं और ये क्या करते हैं कि ये ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं, कि जिससे कि पॉपुलेशन ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। इस वजह से जन्म दर और मृत्यु दर काफी कम होती है। जन्म दर कम क्यों होती है? क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं। मृत्यु दर कम इसलिए होती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है, तो लोग ज्यादा नहीं मरते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है नीची रहती है। ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके बच्चों, अब इस चैप्टर में कुछ सामान्य कल्पनाएं हैं, व संकेतक हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला हमारा जन्म दर। बच्चों, जन्म दर वह होता है जिसमें कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों की संख्या होती है वो जन्म दर कहलाती है। मतलब 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है। जो बच्चे जन्म के साथ मर जाते हैं वो जन्म दर में नहीं आएंगे, जो जन्म लेते हैं। ओके बच्चों, जन्म लेते हैं और 1 साल तक जीवित रहते हैं, 1 साल के बाद भी जीवित रहते हैं, वो जन्म दर में की कैटेगरी में आते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए बच्चों तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूं। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दर। किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्ति मतलब मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा है हमारा बच्चों प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर। ओके बच्चों, ये जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का वो अंतर होता है जो कि या तो शून्य या कम होता है। ठीक हो गया? मतलब जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर या तो शून्य हो या बहुत कम हो तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई। स्थिर क्यों हो गई? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच का गैप है वो बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या स्थिर हो गई या बहुत कम हो गई। इसे प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है, ये भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन स्तर का यूज किया, तो जान लेते हैं ये प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है। बच्चों, ये प्रतिस्थापन स्तर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जितने बूढ़े लोग मरते हैं उसका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। मतलब कि जितने लोग मर रहे हैं उसका स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। मतलब इनके बीच का जो गैप है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है या जीरो है, शून्य है। ओके बच्चों, जैसे कि भारत के केरल को कुल प्रजनन दर वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। प्रतिस्थापन स्तर से नीचे क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जन्म दर काफी कम है, उसके हिसाब से मृत्यु दर भी बहुत कम है, क्योंकि ये यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ पे और यहाँ के लोग साक्षर भी हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे कम पैदा करते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होने की वजह से यहाँ पे मृत्यु दर भी कम है। इस वजह से यहाँ प्रतिस्थापन स्तर से ये नीचे है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। प्रतिस्थापन स्तर से बराबर का मतलब है कि यहाँ पे जितने लोग मर रहे हैं उसके स्थान भरने के लिए लमसम उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तीसरे में है बच्चों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। इस राज्यवार विभिन्नता के पीछे शिक्षा तथा जागरूकता के स्तरों में वृद्धि होना अथवा ना होना है। मतलब बच्चों ये जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये ऐसे राज्य है जिसमें प्रतिस्थापन स्तर जो है वो काफी ऊंचा है। क्योंकि यहाँ पे प्रजनन दरें बहुत ज्यादा हैं। प्रजनन दरें ज्यादा होने से मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि ये थोड़ा से पिछड़े देशों में भी राज्यों में कहे जा सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लोग कोई निरोध इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मेन चीज़ यहाँ पे लड़कों की होड़ होती है कि उन्हें लड़का चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा करते जाते हैं। अगर उन्हें 10 लड़कियां भी हो जाए तो वो 11वां अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे कि शायद अब लड़का हो जाए। ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन दर। स्त्रियों की वो आयु जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकती है, मतलब 15 से 49 वर्ष की स्त्रियां, इस उम्र में वो जितने भी जीवित बच्चे पैदा करती है उन्हें प्रजनन दर में गिना जाता है। मतलब कि बच्चे पैदा कर सकने वाली आयु जो कि 15 से 49 वर्ष की होती है, वो स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या की वो इस उम्र के बीच में जितने भी जीवित बच्चों को जन्म देती है वो संख्या प्रजनन दर कहलाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा शिशु मृत्यु दर। तो बच्चों, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या, मतलब कि जो बच्चे पैदा लेते हैं और वो 1 वर्ष से पहले ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शिशु मृत्यु दर की संख्या में गिने जाते हैं। ओके बच्चों, तो 1000 बच्चों में से किसी भी एक क्षेत्र विशेष में 1000 बच्चों के पीछे जितने जो बच्चे 1 वर्ष की आयु तक जिंदा नहीं रहते, वो उससे पहले मर जाते हैं, वो मृत बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों मातृ मृत्यु दर। 1000 शिशु जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या, मतलब बच्चों कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष में, किसी भी एक विशेष क्षेत्र में या किसी जिले में 1000 शिशुओं को जन्म देकर मरने वाली जो महिलाएं होती हैं, मतलब बहुत सारी 1000 महिलाओं ने बच्चे जन्म किए और उसके पीछे जितनी महिलाएं मर गई, उन मरने वाली महिलाओं की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात बच्चों, प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। मतलब बच्चों किसी भी एक क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर जितनी औरतों की संख्या है वो लिंग अनुपात कहलाती है। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की आयु संरचना। कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात, मतलब कि बच्चों की कितनी किस जनसंख्या है, बूढ़ों की कितनी जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, ये सारे जो वर्ग के लोग हैं, इन सब के वर्गों के जनसंख्या के अनुपात जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पराश्रितता अनुपात। बच्चों जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है, जिसमें कार्यशील वर्ग जो कि 15 से 64 वर्ष का होते हैं और बच्चे व बुजुर्ग पराश्रित होते हैं। ओके बच्चों, तो पराश्रितता अनुपात वो अनुपात होता है जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं। जैसे बच्चों आपके घर में आप देख लीजिए, जो आपके घर में जितने भी बूढ़े लोग होंगे और जो बच्चे होंगे वो नहीं काम करते हैं, ठीक है बच्चों, पर जो आपसे बड़े होंगे, आपके पापा होंगे, आपके चाचा होंगे, आपके कोई जो भाई होंगे जो कि 18+ या 21 या 27, 8 इन सब के बीच में होंगे, जो काम करते होंगे, तो वो कार्यशील जनसंख्या में आ गए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और वो देश की आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो वो एक कार्यशील जनसंख्या हो गई। और जो लोग नहीं कमा रहे हैं, जैसे कि बच्चे और बूढ़े, जो कि कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित हैं, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये पराश्रितता अनुपात हो जाता है कि कार्यशील जनसंख्या पे जितने भी आश्रित लोग हैं, आश्रित जनसंख्या है, उनका अनुपात पराश्रितता अनुपात कहलाता है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट है बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात। ये जो बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात से बच्चों मतलब ये है कि यहाँ पे आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है। आश्रितों की जनसंख्या से बढ़ने से मतलब है बूढ़े लोग की जनसंख्या ज्यादा है, कार्यशील जनसंख्या कम है। जो कमाने वाले लोग हैं, जो अपना देश की आर्थिक विकास में अपना सहयोग देते हैं, उनकी जनसंख्या कम है और बूढ़े लोग जो कि आश्रित है वो ज्यादा है। मतलब कि जो कार्यशील जनसंख्या है उस पर बोझ है पराश्रित जो बुजुर्ग है उनको संभालने की, मतलब कि उनकी
उनको उनका जो खर्चा है, उनकी इनकम का जो ज़्यादा खर्चा है वो सिर्फ उनके संभालने में ही खर्च हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये उन देशों के लिए चिंता का कारण बन सकता है जहाँ जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है। तो क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा बूढ़े हैं तो वो उस देश में कमाने वाले लोगों की संख्या कम है। और जब जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो वहां का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग ही नहीं है। इसीलिए वो ये जो है बढ़ता हुआ पारदर्शिता अनुपात, ये देशों के लिए चिंता का कारण बन सकता है, वो भी उन देशों के लिए जहाँ की जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहाँ आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों, गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात से मतलब है जहाँ की जो पराश्रित हैं, जो आश्रित लोग हैं, मतलब जैसे बूढ़े लोग हैं, इनकी जो संख्या है वो कम होती है। मतलब कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होती है, कमाने वाले जो लोग होते हैं, जो आर्थिक विकास में अपना सहयोग देते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, पर जो आश्रित लोग हैं उनकी जनसंख्या कम है। तो जिससे क्या हो रहा है कि कार्यशील जनसंख्या पर बोझ नहीं है और वह अपना आर्थिक समृद्धि कर पा रही है, और वह अपने देश के लिए आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहाँ कार्यशील लोगों का अनुपात काम ना करने वालों संख्या से अधिक बड़ा होता है। ओके बच्चों, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि गिरते हुए प्रायश्चित्ता अनुपात में जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या का जो अनुपात है, उनके बीच में कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है और आश्रित जनसंख्या कम है। ओके बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है। स्त्री पुरुष अनुपात क्या है बच्चों? स्त्री पुरुष अनुपात से मतलब है प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या स्त्री पुरुष अनुपात है, जिसे हम लिंग अनुपात भी कहते हैं, जो कि भारत में लगातार गिरता रहा है। गिरता रहा का मतलब हमेशा क्या हो रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है, औरतों की जो संख्या है, वो भारत में लगातार कम होती जा रही है। प्रति हजार पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है, हो गई है। इसका जो कारण है, उसका मेन कारण है किसी लिंग विशेष का गर्भपात कराना। गर्भपात से मतलब है कि घर में जो पता चल जाता है बहुत से लोगों को कि घर में जो बच्चा है वो एक लड़की है, बच्ची है, तो वो उसका भ्रूण हत्या करवा देते हैं, घर में ही उसको मार देते हैं। सेकंड है बालिका शिशुओं की हत्या, कि अगर बच्ची जन्म ले भी लेती है और वो लड़की होती है तो कुछ टाइम के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है शादी के डर से। तो बहुत तो शादी होने के बाद दहेज के कारण मार दी जाती हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं बच्चों। अब इसका चैप्टर आगे आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। अगला है बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब बच्चों 18 साल की उम्र से पहले जिन लड़कियों की शादी हो जाती है वो बाल विवाह में आते हैं। तो ये बाल विवाह भी एक कारण है। और पौष्टिक भोजन ना मिलना। बच्चों भारत में क्या होता है कि जो लड़कियों हैं, लड़कियों को ज़्यादा पौष्टिक खाना नहीं दिया जाता। इसका मेन कारण उनकी अपनी सोच होती है कि उनका मानना है कि लड़के जो हैं वो उनके कुल का दीपक है, वो उनका वंश आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ रहेंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और लड़कियां दूसरे घर में जाएंगी तो वो उनकी किसी काम की नहीं है, उन पे खर्चा करना बर्बादी है। इसलिए वो लड़कियों पे ज़्यादा खर्चा ना करके उनके खाने पीने में भी वो कटौती करते हैं और लड़कों को ज़्यादा अच्छा खाना देते हैं। तो उनके जो पौष्टिक आहार है उसमें भी उनकी कटौती होती है, और जिस वजह से ये अनुपात क्या हो रहा है बच्चों, लगातार गिरता जा रहा है। और भारत के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो हर जगह अलग अलग है। जैसे कि केरल राज्य में ये सबसे अधिक है, मतलब यहाँ जो लड़कियों की संख्या है वो प्रति हजार में 1000 से ऊपर या 1000 के आसपास नहीं है, कम ही है। पर फिर भी भारत में जितने भी राज्य हैं उनके अकॉर्डिंग केरल राज्य में ये अनुपात अच्छा कहा जा सकता है। और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये सबसे कम है, मतलब यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है बच्चों, जन घनत्व क्या होता है। बच्चों
प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या जन घनत्व कहलाती है। और ये जो जन घनत्व है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती रहती है। भारत जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इसका जन घनत्व भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए इसका जन घनत्व भी बढ़ रहा है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हकदारी की पूर्ति का अभाव। बच्चों, हकदारी की पूर्ति का अभाव से मतलब है कि अ, जो भोजन है, जो उत्पाद है, अनाज है, उसको ना खरीद सकने की अक्षमता, इसे हकदारी की पूर्ति का अभाव कहा गया है। अमर्त्य सेन और ऐसे कई अनेक विद्वान थे जिन्होंने दर्शाया बताया कि जो अकाल है वो उत्पादन में गिरावट के कारण तो आती है, लेकिन जो पूर्ति का अभाव या भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त ना करने की लोगों की अक्षमता, मतलब वो पैसों के कारण उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो उसे खरीद नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो भूखमरी के शिकार होते हैं। सरकार ने इस भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया, जिससे कि गारंटी दी गई कि ग्रामीण में जितने भी लोग हैं, कम से कम परिवार के एक सदस्य को तो रोजगार मिलेगी मिलेगी, ताकि उनके घर में रोजी रोटी चलती रहे। ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता क्या है। बच्चों, साक्षरता से मतलब है पढ़ा लिखा होना, जागरूक होना। ओके बच्चों, ये जो साक्षरता है वो शक्ति संपन्न होने का साधन है। साधन क्यों है बच्चों? क्योंकि जो इंसान साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने देश के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा, कल्याण कार्यों में अपनी सहभागिता बढ़ाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो अपनी सहभागिता दे सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानता है, अपने अर्थव्यवस्था के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका अच्छा खासा उदाहरण अम्बेडकर जी को हम ले सकते हैं कि वो नीची जाति से होते हुए भी जब वो पढ़े लिखे और उनकी सोच जिसके कारण कि वो सोच जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए और अपना सहयोग दिया अर्थव्यवस्था के सुधार में और स्वास्थ्य के प्रति और कल्याण कार्यों में अपनी सहभागिता दी। तो बच्चों, इसीलिए साक्षरता जो है वो संपन्न होने का एक साधन है, जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी इंसान अपने आप को आर्थिक रूप में मजबूत बना सकता है और हर तरह से खुद को मजबूत बना सकता है और सही गलत के बारे में जान सकता है। ओके बच्चों, केरल जो है वो साक्षरता में आगे है, वहीं बिहार साक्षरता के मामले में काफ़ी पीछे है। और अनुसूचित जाति जनजाति में साक्षरता दर और भी नीचे, इनसे भी नीचे जो है वो अनुसूचित जाति जनजातियाँ, उनकी साक्षरता दर इससे भी नीचे है। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं फिर बाद में उन क्वेश्चन को लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको और भी अच्छे से विस्तार से आपको समझाऊंगी। ओके बच्चों, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर देना। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। बच्चों, ग्रामीण मतलब गांव और नगर मतलब शहर, इन दोनों की विभिन्नताओं की बात की जा रही है। बच्चों, जो लोग गांव में रहते हैं वो शहर की ओर पलायन करते हैं, नगरों की तरफ। पलायन का मतलब है वो गांव छोड़ के शहरों की ओर जाते हैं रहने के लिए, बसने के लिए। उनका मेन कारण होता है कि वो रोजगार के लिए जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। ठीक है बच्चों, पर क्या होता है कि ये जो शहर की जो तड़क भड़क वाली ज़िंदगी है, वो की जो चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं, उन्हें पता चलता है कि वहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में पता चलता है, उस तड़क भड़क के बारे में पता चलता है, रहन सहन के बारे में पता चलता है। तो गांव के लोगों में भी क्या होता है कि उन वैसी जीवन जीने की लालसा उत्पन्न होती है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, इस कारण भी वो गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं, मतलब वहाँ की ओर जाना चाहते हैं। अब बच्चों, गांव में रहने वाले लोगों को पता कैसे चलता है कि शहर में लोग कैसे रहते हैं? बच्चों, इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है जनसंचार। जनसंचार का मतलब है लोगों तक बहुत आसान तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होना। जो किस वजह से हो रहा है उसका मेन कारण क्या है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र,
ये सारे जो है जनसंपर्क के बहुत अच्छे साधन हैं, जिसमें कि दूर दराज में भी जो लोग रहने वाले हैं उन तक ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें पहुंचती हैं, ये सारे नगरों के बारे में, और वो नगर की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ जाने और वहाँ की जीवन जीने के लिए लालायित रहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं। ओके बच्चों। बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। बच्चों, ये कार्यक्रम जो है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किया गया था, ताकि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नलिका बंदी की गई। और ये जोर जबरदस्ती से किया गया बच्चों, कि जिसमें जितने भी गरीब जनता थी, शक्तिहीन लोग थे, उनका बहुत भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से उन्हें नसबंदी और नलिका बंदी के लिए दबाव डाला गया, और शिविरों में बंदीकरण के लिए लाए इस कार्यक्रम का जनता ने व्यापक रूप से विरोध भी किया, क्योंकि जनता इसके विरोध में थी कि वो जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकती, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, कि जो वहाँ उस टाइम की जो वहाँ की सरकार थी, वो सरकार हटा दी गई, और फिर एक नई सरकार आई, जिससे क्या हुआ कि जिसने इस योजना का नाम बदल के राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम रखा गया। और जिसने इस चीज़ को, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को, एक नई दिशा दी। और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था, वो जनसंख्या समृद्धि की दर को रोकने के लिए किया गया था, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि जो भारत है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। तो यही चीज़ इंदिरा गांधी जी ने इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने जोर जबरदस्ती का तरीका अपनाया, जिसके कारण उनकी सरकार गिरी और नई सरकार आ गई। तो बच्चों, ये जो था नलिका बंदी, नसबंदी, इनके कारण राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया गया 1975 से 76 के बीच में, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था। और जिसकी वजह से बच्चों, मैंने बताया कि फिर उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो वो सरकार हार के नई सरकार आई, और फिर इसका नाम बदल दिया गया। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 15वीं जनगणना, जो कि 2011 में की गई थी, उसके आंकड़े। ओके बच्चों, तो स्त्री पुरुष अनुपात था 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या जहाँ है वो सिक्किम राज्य है। अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य, मातृत्व मृत्यु का मतलब है जहाँ महिलाएं बच्चों को, शिशु को जन्म देने के बाद जो मर जाती हैं वो महिलाएं, वो जहाँ सबसे ज़्यादा मरी हैं वो महिलाएं, वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य केरल। सर्वाधिक शिशु मृत्यु वाला दर वाला राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ शिशुओं की मृत्यु का दर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है न्यूनतम शिशु दर मृत्यु वाला राज्य मणिपुर रहा, जहाँ पे मृत्यु की जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम रहा। साक्षरता में पुरुष, भारत में 80% 9% पुरुष साक्षर हैं भारत में, और महिलाएं 64.6% है। बच्चों, ये भेदभाव आप समझ ही रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है भारत में, राजस्थान का क्षेत्र सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। ओके बच्चों, यहाँ पे अब आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ ना आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। मैं दोबारा ये वीडियो बनाऊंगी आपके उन क्वेश्चन के ऊपर, और आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, एंड बाय बाय।